इकबाल है, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए कश्मीर न्यूज को अब तफसील से देखते हैं। श्रीनगर में सद्भावना कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के इनेकाद के लिए श्रीनगर का इंतखाब करने पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के मजहब को समझने के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। कश्मीर सूफियों की सरजमीन है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी स्कीमों से लोगों को हो रहे फायदे का भी जिक्र किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले कश्मीर महीनों बंद रहता था, अब पत्थरबाजी के मामले बिल्कुल नहीं होते। एलजी ने कहा कि मैं खास तौर पर मुसलमानों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपका वोट अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन को बरकरार रखते हुए मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी एक बेहतर मुल्क बनाने में बराबर का हिस्सा डालेंगे। हमारे आबा अजदाद ने इत्तेहाद के लिए सख्त जद्दोजहद की है। बहुत से लोगों को घर बनाने के लिए जमीनें मिली हैं और जो कि मुसलमान थे। तरक्की पसंद ममालिक कभी भी मजहब और जात पात नहीं देखा करते। जब हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है तो वो सिलेक्टिव नहीं होती, बल्कि सबके लिए एक ही पॉलिसी लाती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग न करें। मजाहिब हमें हमेशा इंसानों के तौर पर बांधे रहेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों में 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम खवातीन को भी एडजस्ट किया गया है। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब ये 3-4 वर्षों में बदला क्या है। मैंने कहा कि भाई 2-3 बातें तो मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं जो बदल हमें दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि जो यहां रोज बंद हो जाता था, एक वर्ष में 125 दिन, 150 दिन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, उससे अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से निजात मिल गई है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे जरूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीजों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। पुराने दिन कई लोग कहते हैं यहाँ के ये लौटने लगे हैं, और जब पुराने दिन लौटने लगे हैं तो ये दिन कायम रहे और बेहतर हो सके जो जैसा पहले कश्मीर था। उसके लिए सद्भावना और राष्ट्रीय एकता, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है। मिलजुल करके ही इसे एक बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चर्चा यहां हुई है और जो लोग इस सभागार में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि आप इस दिशा में निर्देशन भी करें और कश्मीर का हर नागरिक इस उद्देश्य के साथ आजादी के अमृत काल में अपना योगदान जम्मू कश्मीर के विकास में भी दे और भारत के उत्थान में भी। 2 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को, जो मुस्लिम बहनें, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभियान में भी अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो आंकड़ा आपको चौंकाने वाला होगा। जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं कुछ आंकड़े बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कॉलरशिप की संख्या 2 से ज्यादा बढ़ गई है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों की संख्या 5 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। और जिस प्रकार वृद्धि हो रही है, 2021-22 में 2,62,000 लोगों तक में सफलता मिली थी। अभी ये 3,34,000 हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत हद तक नीचे आ गया है, जबकि इस दौरान कोलेट्रल डैमेज भी 0 की हद तक पहुंच गया है। डीजीपी ने जनूबी कश्मीर के लेतापुरा में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में
301 कमांडोज की फ्लैग आउट परेड से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 5 सालों से जीरो लफ्ज सबसे ज्यादा मकबूल है, जबकि यूटी के 5 साला रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि 0 कोलेटरल डैमेज हुआ है। अमन अमान में खलल का 0 वाकया पेश आया है और शहरी हलाकतें भी 0 हैं। पुलिस चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का ग्राफ जिसकी वजह से खूबसूरत वादी जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया, वो भी 0 पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल 43 थानों को जदीद तरीन हथियारों और इज़दात दहशतगर्दी टीमों से लैस करने के लिए ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग का आगाज किया गया। पहले मरहले में हमने 21 थानों का अहाता किया और आज बाकी 22 थानों के लिए टीमें शुरू की गई। इन पुलिस स्टेशनों को दहशतगर्दी के जीरो प्लान के तहत लाया जा रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इमसाल अनंतनाग जिले में दहशतगर्दी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 36 पुलिस स्टेशनों ने 100% दहशतगर्दी से पाक रिकॉर्ड दिखाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों में ड्रोन की दस्तयाबी, जदीद तरीन हथियार और दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए हर एक के 14 रुकनी दस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि इन नई टीमों की मदद से इलाके का तसल्लुत मजीद मजबूत होगा। वो कैप्स के तहत हमने 2 अगस्त को 21 थानों को पहले लैस किया। इसी तरीके से नई गाड़ी, नई ड्रोन, नई वेपनरी और नई टीम्स के साथ इनको मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग के साथ वो हर तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो स्पेशल टीम्स को करने की जरूरत होती है, वो सब तरह की एक्टिविटी जो एक थाने के अंदर अमन-ओ-अमान का माहौल बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जरूरी होती हैं, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग की गई। और टेरर क्राइम को डील करने के लिए जितनी भी कार्रवाइयाँ, चाहे उसमें फायर फाइट की कार्रवाई हो, वेपन एंड टैक्टिक्स का मसला हो, अम्बुश एंड काउंटर अम्बुश का मसला हो, नई वेपनरी को हैंडल करने का मसला हो, इन सब चीजों के लिए मरकजी वजीर बीएल वर्मा ने पुलिस ऑडिटोरियम गुलिशन ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने जम्मू के नौजवानों में तकर्रुरनामा तकसीम किया। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रोजगार मेले का आगाज किया था और इस अज़्म के साथ ये 10वां मेला है, जिसमें 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरनामे दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के यूटी से 314 नौजवानों को मुख्तलिफ महकमों में एडजस्ट किया गया है। हमास लीडर के वायरल वीडियो के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा दहशतगर्दी और खून बहाने के खिलाफ खड़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 से ये रोजगार मेले शुरू किए थे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था 2023 अंत तक। उसमें ये हमारा 10वां रोजगार मेला है और यहाँ पर हमने 51,000 से ज़्यादा आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम साल के अंत तक उस वादे को पूरा करें। वज़ीर आज़म के कार्बन न्यूट्रलिटी के विजन को हकीकत में बदलने के लिए लद्दाख यूटी इंतजामिया ने लद्दाख के पहाड़ी सड़क राब्तों में हाइड्रोजन ईंधन वाली बसों का कामयाब तजुर्बा किया। इसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अमित शर्मा ने न्यूज 18 को एक खुसूसी इंटरव्यू में फराहम की। उन्होंने कहा कि यूटी लद्दाख ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं और लद्दाख की सड़कों पर हाइड्रोजन फ्यूल बसों का कामयाब तजुर्बा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख की सड़कों पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें चलाने वाला पहला शहर होगा। उन्होंने कहा कि 3 से 4 माह के अंदर इस सर्विस को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इकदाम लद्दाख की तारीख में एक अहम संग मील साबित होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एनटीपीसी लेह शहर के करीब चोगलमसर में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कायम कर रहा है। ऑक्सीजन गैस जो कि हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन पर बाई प्रोडक्ट होगी, ये गैस ml और 500 ml की बोतलों में भरी जाएगी जो सयाहों और पेटेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ऑक्सीजन की जिन्हें जरूरत होती है, उन्होंने कहा कि मुल्क के चंद यूटीज में से लद्दाख ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराई और यूटी लद्दाख ग्रीन ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी फराहम करता है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के मुताबिक चोगलमसर में हाइड्रोजन गैस फ्यूलिंग प्लांट में 1.2 मेगावाट की इजाफी शमसी तवानाई की पैदावार होगी, जिसे मजीद बिजली की पैदावार में इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ समय पहले आह्वान किया था कि लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल यूटी बनाएंगे और उसी के समक्ष हम अपने कार्यरत हैं और उसमें हमने काफ़ी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं और जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। हमारे सिडको के माध्यम से काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस आज लद्दाख की सड़कों पे आप देखते होंगे चलती हैं, चाहे वो लेह डिस्ट्रिक्ट है या कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है, एक MOU यूटी सरकार के साथ NTPC ने साइन किया है, जिसके तहत 5 हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस हम जल्द ही लद्दाख की सड़कों पे उतारेंगे, विच इज़ ए बिग इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ गोइंग कार्बन न्यूट्रल, इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं कि वो पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्टेप रहेगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अभी सड़कों पे कार्बन न्यूट्रल बनाने की इस तरह की हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस नहीं उतरी हैं। NTPC हाइड्रोजन प्लांट के फिलिंग स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये चोगलमसर पालम में स्थित है। तो ये जो प्लांट सेटअप कर रहा है, इससे लद्दाख में हाइड्रोजन फ्यूल पे बसेस चलेंगे और हमें बताया गया है कि 5 बसेस सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट किया हुआ लद्दाख के रोड पे और इस वक्त वो पुणे में गया हुआ फाइनल टेस्टिंग के लिए। तो आने वाले मई 2024 मई से यहाँ लद्दाख के सड़कों पर हाइड्रोजन फ्यूल के बसेस चलेंगे, जो कार्बन न्यूट्रल की ओर एक बहुत अच्छा कदम है। और ये आपको मैं बता दूं कि हमारे देश का सबसे पहला ऐसा बसेस होगा जो कार्बन न्यूट्रल, जिसमें जो इमिशन निकलते वो बताया गया है कि वाटर वेपर निकलेंगे और ये प्लांट तैयार हो जाएगा मई 2024 तक। उसके बाद जो लद्दाख के सड़कों पर हाइड्रोजन फ्यूल बसेस चलेंगे और ये जो हमारे नेशन का सबसे पहला मॉडल है, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, ये बहुत बड़ा कदम है। और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने NTPC के साथ MOU किया है, जिसके मुताबिक यहाँ से फिलिंग स्टेशन ये तैयार होके बसेस चलना शुरू हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए विजय सोनमरंजन के साथ मुरूफ तंजीन। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी को जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया है। डॉक्टर भंडारी जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड में 12वें डायरेक्टर बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एक छोटे से गांव की 16 साला बेटी शीतल देवी ने तमाम मुश्किलात को पार करते हुए अपनी पहचान बनाई है। दुनिया की पहली बगैर बाजू वाली खातून आर्चर ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। इसका अज़्म साबित करता है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का नया वीडियो आया सामने। परिक्रमा पथ में बनाए जा रहे टनल के ऊपर छत का निर्माण शुरू, मंदिर को दिया जा रहा फाइनल टच। गोरखपुर में गीता प्रेस की ट्रस्टी बैजनाथ जी का निधन, मुख्यमंत्री योगी ने शोकाकुल परिवार से बात कर दुख जताया। आज लगेगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, रात 1:06 पर शुरू होगा ग्रहण, भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। अयोध्या में आज चंद्र ग्रहण की वजह से शाम 4 बजे के बाद मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद, राम मंदिर समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों के पट रहेंगे बंद। नोएडा में हवा हुई खराब, नोएडा का AQI 300 के करीब दर्ज किया गया, ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के करीब।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 पहुंचा। मेरठ में भी हवा की गुणवत्ता खराब, मेरठ का वायु गुणवत्ता स्तर 267 के पार। बदायूं में 19 केंद्रों पर पीईटी की चल रही परीक्षा, बदायूं में 32,928 अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा। प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में जबरदस्त हंगामा, मत पेटियां लूटी गई, बैलेट पेपर भी छीने जाने का आरोप। मऊ के कटरा मैदान में भारत मिलाप हुआ संपन्न, सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा अनोखा संगम। फर्रुखाबाद के कई गांव में जल जीवन मिशन के लिए तोड़ी गई रोड को नहीं बना रहा ठेकेदार, लोग दुर्घटना का हो रहे शिकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। J&K महजूर फाउंडेशन की जानिब से श्रीनगर के आकाशवाणी ऑडिटोरियम में लीजेंड शायर और अदीब महजूर पर एक अजीमुशान अदबी और सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत नामवर शायर और नक्काद प्रोफेसर शफी शौक ने की, जबकि खुर्शीद गनाई मेहमान खुसूसी थे। मेहमानों का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पिरजादा अब्दाल महजूर ने फाउंडेशन की जानिब से अपने कामकाज को वसी करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का खाका पेश किया। तकरीब की खास बात मारूफ मुहक्किक और मुसन्निफ मोहम्मद यूसुफ टंग को खिलत महजूर से नवाजना था। तकरीब की एक और खास बात प्रोफेसर इस्माइल आशना की शेरी मजमुए की रुनवाई थी। प्रोफेसर फारूक फैयाज डोलिटिको और शाद रमजान की जानिब से 3 तहकीकी मकाले भी पेश किए गए। जब महजूर साहब 1910 में कश्मीरी जबान और शायरी की तरफ आए तो उनका वो आना, कदम बढ़ाना, वो वाकई एक तहरीक थी, क्योंकि उनको देखकर ही लोगों में ये कश्मीरी जबान उनके मुंह में आई कि उन्होंने बोलना शुरू किया वो जबान जो महजूर साहब खुद बोलते थे, जो एक शुस्त शाइस्ता जबान थी। वरना उस दौर में 1910 में अगर आप देहात में जाते, जमींदारों से बात करते, आप उनकी कश्मीरी को समझ ही नहीं सकते। जैसे आज भी अगर आप ये इसका अंदाजा करेंगे, शेख नूरुद्दीन वली लालदेद जब उनकी जबान मतलब वो वाक और शुलोक पढ़ते हैं समझ नहीं आते हैं एकदम। तो यही हाल था कश्मीरी जबान का। लेकिन महजूर साहब ने इसको नए दौर के तकाजों से हम आहंग किया, और उस दौर में जो शायरी थी वो गुफाओं में, गारों में, जिसको हम वो उस जमाने में कहते थे सूफी शायरी भी आज भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला शोपियां की मेगा फ्रूट मंडी से करीब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां मुल्क के दूसरी मंडियों में रोजाना जाती हैं, जिससे मुल्क के हजारों ड्राइवर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन कुछ जमीर फरोश ड्राइवर ट्रांसपोर्टरों का भरोसा तोड़कर रास्ते में ही सेब की बिक्री करने के बाद फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां के ट्रांसपोर्टरों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ट्रांसपोर्टरों ने इल्जाम आयद किया है कि 2 साल पहले भी इनके साथ यह मामला पेश आया, लेकिन आज तक वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला। कुछ रोज पहले भी शोपियां फ्रूट मंडी से और 2 गाड़ियां जमीर फरोश ड्राइवरों ने रास्ते में ही बेच डाली, जिससे हजारों ड्राइवरों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इनकी मदद के लिए आगे आए। ये सारा काम हमारा जो होता है ये ड्राइवर लोगों का ही होता है। बाहर से ड्राइवर लोग आते हैं, हम एहतरामन इज्जतन उनको यहाँ माल देते हैं, किसी की गारंटी लेके देते हैं और लोड कराते हैं, और उनको भी उनका ख्याल रखते हैं कि वो पैसे कमाए और हमारा माल सही टाइम से सही मंडियों में पहुंच जाए। लेकिन ऐसे ऐसे वाक़ा हुए हैं। हमें 2 साल से पहले एक गाड़ी यहाँ से भर के निकल गई बिहार की तरफ,
वो गाड़ी रास्ते में ही उस ड्राइवर ने माल सारा बेच डाला। हुकूमत वालों के पास जाते हैं, अफसर लोगों के पास, तो कोई सुनता नहीं है। जो दो तीन गाड़ी जो बिकी है, हम डीएसपी साहब और SHO साहब के बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें आज बहुत हेल्प किया है, तुरंत FIR दिया है और ये भी बोला है कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाएगा तो हमारे पास आ जाओ, हम आपके हेल्पफुल रहे। बाहर जो मामला रहता है वहाँ हमारी कोई मदद नहीं होती, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम वहाँ जब किसी पुलिस स्टेशन से मदद लेते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं तो वहाँ ऐसा मामला मतलब हमारे वो वहाँ कोई मदद नहीं होती। हम फिर वापस अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो हमारा ये एक मुतालबा है कि हमें बाहर भी अगर हम किसी पुलिस स्टेशन में जाए, हमारी वहाँ भी मदद की जाए, क्योंकि आइंदा इन गुंडों या इन लुटेरों के जो ये लुटेरे यहाँ से माल लेते हैं फिर रास्ते में बेचते, इनको ऐसा सजा दो कि दोबारा ऐसे कोई गलती न हो। जी, हम इधर आते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छे गेड़े लगाते हैं। जो बीच में हमारे बंदे हैं वो थोड़े बहुत पैसों के लिए गलत कर जाते हैं, उसमें हम सारे बदनाम हो जाते हैं, सारों का यकीन टूट जाता है। किसी को कौन सी ईमानदारी रही, एक गंदा होता है वो 100 को गंदा कर देता है। उनके लिए यही गुजारिश है कि ऐसा काम ना करें, हाथ जोड़ के हर किसी को बदनाम ना करें। अगर खुद तुम्हें जरूरत है तो वैसे मांग लो। देही किसानों को बाइख्तियार बनाना और मकामी पैदावार को बेहतरीन मकाम पर पहुंचाने की गरज से नौगाम में बायर सेलर्स मीट हुई। नौगाम श्रीनगर में किसान फ्रूट के बैनर तले मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में ज़राअत से वाबस्ता कई माहिरीन और किसानों ने शिरकत की। इस दौरान डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल भी मौजूद रहे। वहीं रिसर्च इदारों, यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे, बैंक अफसरान, खरीदो फरोख्त करने वाले स्टेक होल्डर्स और किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए दरपेश मसाइल और इनके हल पर बातचीत हुई। ISIP फाउंडेशन ने प्रोग्राम मुनक्किद किया था और किसानों ने शिरकत करने पर इत्मीनान का इजहार किया। किसान नहीं है तो हम नहीं है। किसान का खून पसीना जो है वो मिट्टी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फ में, जब ये सारी चीजें वो ग्रो करता है, लेकिन जब उसको मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिलता तो फिर वो डिस्करेज होता है। वो चाहे किसी भी चीज़ की कल्टीवेशन कर ले, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की कर ले, हार्टिकल्चर क्रॉप्स की कर ले, एनिमल हस्बेंड्री कर ले, शीप हस्बेंड्री कर ले। तो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जो कुछ प्रोग्राम किसानों के खिलाफ बहबूदी के लिए स्टार्ट किए गए हैं, हम लोग भी इसमें यहाँ पे आए। हम लोग किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन फेज को हम बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई खरीदार भी चाहिए। और जो बायर हजरात यहाँ से आए हैं, आज की इस मीट से ज़रूर मेरे उन किसानों को फ़ायदा होगा। जो फार्मर्स की मार्केटिंग लिंकेज में कंस्टेंट्स हमने देखे, लीकेज हमने देखे, ये कमी हुई से उससे दूर करने के लिए हमने इनको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ताकि जहाँ पे पैदावार करने वाला जो फसल पैदा करता है और जो खरीदने वाला है उनको आमने सामने लाके हम बात करवाएं, ताकि जो फार्मर है, जो बैकबोन है इकोनॉमी का, उसको पता चल जाए कि जो उसकी कमोडिटी है वो बेसिकली कितना वैल्यू रखती है मार्केट में। मकासद को पूरा करने का अज़्म एक बुनियादी तरीका है जो माशरे और आसपास की बेहतरी के लिए कुछ करने को यकीनी बनाता है। किरण पंडिता, एक मुहाजिर कारीगर ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करके एक ऐसी ही मिसाल कायम की है जो माइग्रेंट कैंप मुट्ठी जम्मू में कश्मीरी करोल आर्ट और दीगर कश्मीरी हैंडलूम अशिया में काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू के मुट्ठी कैंप में रह रही माइग्रेंट कश्मीरी पंडित खवातीन एक माहिर आर्टिस्ट किरण पंडिता से तरबियत हासिल कर रही हैं। किरण पंडिता का असल मकसद खवातीन की मदद करना है। मुट्ठी कैंप में खवातीन को कश्मीर के हैंडलूम आर्ट से मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि हुकूमत की कारखानदार स्कीम से खवातीन को माली मदद मिल सके। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से तकरीबन 80 खवातीन कारीगर वाबस्ता हैं जिनके तैयार शुदा हैंडलूम मसनूआत को मुनाफा बख्श मार्केट मिलती है जो बिलाखिर इन्हें अपने खानदानों की माली मदद हासिल करने में मदद करती है। मिलजुल कर रही है काम, 80 लेडीज मेरे साथ जुड़ी है और भी जुड़ेंगे और फिर ये सामान जो बनाते हैं वो सेल करते हैं हम,
और स्टॉल भी लगाते हैं, बहुत जगह पर मैंने स्टॉल भी लगाए हैं, कला केंद्र लगाए हैं, जम्मू हट में लगाए हैं, जौनीपुर में लगाए, ऑफिस में लगाए हैं, वहाँ पर बहुत जगह पर लगाए हैं। ये दीदियाँ मेरे साथ जुड़ी है, आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी जुड़ेंगे मेरे साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनको मिलना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप कारखानदार से वाबस्ता कश्मीरी पंडित खवातीन ने इस चैलेंज को पुरजोश अंदाज में कबूल किया है ताकि इस तरह के मंसूबे के लिए एक माहौल बनाया जा सके और कश्मीरी दस्तकारी को अपनी जड़ों से दोबारा मुतारिफ कराया जा सके। खवातीन ने हुकूमत का इस तरह के इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया है। लगभग हमें 5-6 साल तो हो गए इसके साथ जुड़े हुए, और जो किरण मैडम जी हैं इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया भी और आगे चलाने का एक रास्ता दिखाया, एक प्रेरित किया हमें कि हमें इस पे आगे चलना चाहिए, ये काम करना चाहिए। पहले हमने छोटा छोटा करके शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बड़ा होने लगा। अब हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कश्मीर से माइग्रेंट होके आए तो हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, तो जब हम आए तो हम सभी बैठे हुए थे, कोई काम नहीं होता था। तो हम लेडीज़ जो घर में होती हैं तो सभी ने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया। फिर हम लेडीज़ ने यही थोड़ा सिलाई कढ़ाई सीखी, मैडम ने हमको ये सिखाया, तो अब हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो हमें इससे थोड़ा बहुत इनकम सोर्स होता है हमारा। हमने बड़ा स्ट्रगल किया है, ये तो माइग्रेंट थे हम, शुरू से पहले कैंपों में रह रहे थे, तो काफ़ी हमने इसका मुसीबतों का भी सामना किया। फिर हम इसमें अब हमने ये सीखा है, तो अब हम सोचते हैं कि इसका एग्जीबिशन हो, ये आगे काम चले, सरकार भी हमारी मदद करिए, आगे इस काम को ले जाए और हमारा भी फ़ायदा हो और सेंटर भी आगे बढ़ जाए। 5-6 साल से सीख रहे हैं ये काम, तो हमें अच्छा लगता है। इसमें एग्जीबिशन भी लगता है, हम उससे भी हमें मदद मिलता है, तो इसलिए हम ये काम सीख रहे हैं, फैमिली के लिए भी मदद मिलता है। 5-6 साल हो गए हम इधर काम करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। घर में 10 बजे तक हम अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर आते हैं हम इधर अपने बच्चों को संभाल के सारा कुछ करके कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी कुछ करें। किरण पंडित यंग विमेन के लिए कश्मीर आर्ट के शोबे में खुद को तलाश करने का जरिया बन गई हैं। अपनी इनकलाबी इस्लाहात के लिए यूटी हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत इस इक़दाम का खैर मकदम कर रही हैं, क्योंकि इस स्कीम के तहत खवातीन कारीगरों को माहाना बुनियादों पर माली इमदाद मिल रही है। सरकार ने हमको कारखानदार दिया है, तो वो 10 लड़कियां 11 लड़कियां हैं इसमें, उसमें इनको 2-2 हज़ार दे रहे हैं। वो हम आगे हम उनको विनती करते हैं कि आगे भी हमको और कारखाना स्कीम निकाले, नई स्कीम निकलते हैं वो और बढ़ाएंगे, इनको देंगे। फिर यूटी हुकूमत ने नई सनती पॉलिसी के तहत सभी के लिए दरियाफ्त करने के रास्ते खोल दिए हैं। जोग्राफियाई शनाख्ती टैग यानी GI टैग के बाद कई अशिया पर हुकूमत ऐसे तमाम हथकरघों और दस्तकारियों को दोबारा मुतारिफ कराने की ख्वाहिशमंद है, ताकि मुल्क की तरक्की में कारीगर भी अपना हिस्सा डाल सकें और माशी तरक्की के लिए माली फायदा हासिल कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए उड़ी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि उड़ी के बोनियार तहसील से शर्मसार करने वाली खबर है। त्रिकांजन प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ने तालिबा को हरासा किया है। हरासमेंट के इल्जाम के बाद टीचर को मुअत्तल किया गया है। मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ नामुनासिब रवैये की शिकायत दर्ज की गई थी। क्लास रूम की सरगर्मियों के दौरान नामुनासिब हरकत करता था यह टीचर। CEO बारामुल्ला ने इस मामले की तस्दीक की है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ी के बोनियार तहसील से शर्मसार करने वाली खबर आई है, जहां प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ने तालिबा को हरासा किया है। हरासमेंट के इल्जाम के बाद टीचर को मुअत्तल किया गया है। मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ नामुनासिब रवैये की शिकायत दर्ज की गई थी। क्लासरूम की सरगर्मियों के दौरान ये नामुनासिब हरकत करता था तालिबा के साथ, जिस पर CEO बारामुल्ला ने अब मामले की तस्दीक की है और इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो अपने ही स्टूडेंट के खिलाफ, अपनी तालिबा के खिलाफ एक तरह से नामुनासिब हरकत करता था।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में 10वां रोज, चलिए ठीक है, हम आपको बता दें कि उड़ी के बोनियार तहसील से ये जो खबर आई थी, इसी पर हम आपको और कुछ जानकारी देंगे। दरअसल शर्मसार करने वाली यह खबर है, जहां पर एक टीचर ने ही अपनी तालिबा के साथ नाजेबा हरकत की है और इसके बाद सीओ बारामूला ने मामले की तस्दीक कर दी है। आपको बताते चलें कि इस टीचर के खिलाफ नामुनासिब रवैये की शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिसका जो ऑर्डर लेटर है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस टीचर के खिलाफ एक तरह से कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि टीचर ही एक तरह से बच्चों को समाज में किस तरह से जीना है या तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, और वही टीचर अगर नाजेबा हरकत अपने स्टूडेंट के साथ करता है तो ये कितनी शर्मसार करने वाली हरकत है, इसे समझा जा सकता है। और आपको बताते चलें कि टीचर ने तालिबा को हरासा किया क्लासरूम के अंदर। हरासमेंट के इल्जाम के बाद इस टीचर को मुअत्तल किया गया है। और हमारे सहयोगी सज्जाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सज्जाद, ये पूरा मामला क्या है जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है? क्या है ये पूरा मामला? ये मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल है त्रिकाजन, एक इलाका है बोनियार उड़ी में, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है। तो वहां पे मुबैना तौर पर इस टीचर को जो आप देख रहे हैं ऑर्डर में भी है, इसका नाम, इसको नाजेबा हरकत के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले एक टीम बनाई गई थी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उस टीम को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला को दी है। और उस रिपोर्ट के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने जो है इस टीचर को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल सज्जाद, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, और यही टीचर अगर क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत करेंगे तो लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो एक तरह से उठ जाएगा। जी बिल्कुल, वालिदैन की यही होता है कि मतलब वालिदैन के बाद टीचर ही एक जो है इस बच्चे की देखभाल करता है। स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटे उसी की हिफाजत में रहता है, उसी की निगरानी में रहता है। लेकिन जब उस्ताद इस तरह की नाजेबा हरकत करने में मुलव्वस पाए जाएं तो जरूरी बात है कि पेरेंट्स में एक अफसोस होता है, एक बड़ी परेशानी वाली बात होती है। और ये इस वाक़ात बारामूला की अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी अगस्त के महीने में इसी इल्जाम में बारामूला के आसपास ही एक और उस्ताद को भी सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी इंक्वायरी भी जारी है। लेकिन लोगों का कहना है, पेरेंट्स का भी मुतालबा ये है कि जो ये टीचर इस हरकत में मुलव्वस हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि ये आरआरटी है, रेगुलर रहबर तालीम टीचर है ये, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि इन इल्जामात में, इन कार्रवाइयों में मुलव्वस जो टीचर्स हों, उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो है हमारे बच्चे सेफ रह सकें स्कूलों में। जी तो बिल्कुल सज्जाद, ऐसे टीचरों के खिलाफ जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया इनके खिलाफ सख्त एक्शन में आएगा और सख्त कदम उठाएगा, ताकि आइंदा से कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में न सोच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो उड़ी के बोनियार तहसील से शर्मसार करने वाली खबर थी, जिस पर हमारे सहयोगी और हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन बता रहे थे कि इस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, टीचर को मुअत्तल किया गया और उसके बाद की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
बच्चे हैं उनकी क्या क्या आई रिलेटेड बीमारियां देखी जाती है आमतौर पर? पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, उसको दिखता नहीं है, इसकी आंखों से आंसू होता है, इसकी रेडनेस बढ़ जाती है, इचिंग खुजली करता है बच्चा। क्या क्या टाइप्स हैं इन्फेक्शन जो बच्चों को ज्यादा हिट करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफी ज्यादा हो गया, वायरल इन्फेक्शनों ने काफी ज्यादा जगह ले ली। ये एलर्जी किस तरह से होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं जो बच्चों में इफेक्ट करते हैं? हमारे एयर में काफी पोल्यूटेंट्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन इज अ मेजर कल्प्रिट जो देखा गया है कि बच्चों के चश्मे का कारण है आज की डेट। मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक भट्ट के साथ देखिए सेहत आपकी। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। फर्रुखाबाद में कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल, कमालगंज में मनाया जाने वाला उर्स और भारत मिलाप का हुआ आयोजन। देवरिया में मामूली विवाद में एक छात्र की दूसरे छात्र ने चाकू गोदकर हत्या की, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल तस्कर को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। संबल में छात्र का अपहरण कर गैंगरेप, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची छात्रा, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में कोर्ट से तारीख करके लौट रही महिला पर फेंका तेजाब, महिला ने पति और उसके दोस्त पर तेजाब फेंकने का लगाया आरोप। बहराइच में 2 अज्ञात बदमाशों ने एक प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर के पैर में मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लद्दाख के लोग, 11 गांव के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जामा मस्जिद से एसडीएम मुख्यालय तक किया मार्च। लद्दाख के लिए सब्सिडी वाली आईएल सेवा फिर से शुरू, उपराज्यपाल ने कार्यालय की ओर से ट्वीट कर दी जानकारी, राज्यपाल कार्यालय ने भारतीय वायुसेना की सराहना। पुंछ जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाए बुलडोजर, प्रशासन ने इस जगह को पर्यटन स्थल में तब्दील करने का लिया है निर्णय, दर्जन भर दुकानें और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात रोजगार मेले की करेंगे। जम्मू में 10वां रोजगार मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें 314 नौजवानों में तकर्रुरीनामे तकसीम किए गए। इन नौजवानों को मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। न्यूज 18 से बात करते हुए तकर्रुर होने वाले उम्मीदवारों ने हुकूमत के इस इकदाम पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उठाए गए इस इक़दाम को लोगों की खिदमत करने और हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने का एक बेहतरीन मौका फराहम हुआ है, जो आने वाली नस्लों के लिए तहरीक बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एआईसीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जम्मू कश्मीर के ओबीसी सेल के पार्टी इंचार्ज धीरज देसाई ने आज मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली और यूएलबी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने ओबीसी के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जिसके पास अब कम्युनिटी के लिए तवील मुद्दती मंसूबा है और प्रोग्राम है। सुनिए। मेरे साथ उस वक्त बात करने के लिए हैं धीरज देसाई, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी सेल नेशनल कांग्रेस के और यहाँ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ओबीसीज का भी धन्यवाद। ओबीसीज का जो इशू है और 2014-19 हमने देखा कि ओबीसीज ने यूपी जैसे स्टेट्स में बाकी जगहों पे बीजेपी को साथ दिया, उसकी वजह से उनको बहुमत भी मिला।
क्या लगता है जो 24 का जो बैटल है और ओबीसीज के जो इश्यूज हैं, क्या आपको लगता है कि ओबीसीज के जो मसले और मसाइल, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमने बहुत काम किया है इनके लिए, क्या आपको लगता है उनकी कथनी में कोई वजन है? मेन चीज़ है कि हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ओबीसी के लिए बहुत कुछ बोला है। हमारे सारे जो भी कांग्रेस के नेता हैं और ओबीसी पे हमारा पूरा फोकस है और ओबीसी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने काम किया होता तो वो दिखता। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन भी नहीं करा पा रहे वो लोग, सेंटर में बैठे हैं। और लद्दाख का आप जानते हैं कि वहाँ सिर्फ 2 असेंबली बंद कर दी उन्होंने, लोकसभा होंगी सिर्फ 2। तो अगर रिपीट होते हैं 2024 में बाई चांस, तो वो फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही करेंगे, सिर्फ असेंबली बंद, लोकसभा होगी सिर्फ। तो ये कि अगर ओबीसी के बारे में सोचना है तो असेंबली तो होनी बहुत ज़रूरी है ना, उसी से तो कनेक्टिविटी होती है लोगों की घर से। बड़े इलेक्शन में तो सिंबल पे चुनाव होता है सिर्फ। ये तो इलेक्शन की बात है, उस पर मैं बात करूंगा। ओबीसी के जो मसले हैं, बीजेपी कहती है नेशनल लेवल पर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी, उनको जो हक था उनको वो हक अदा किया, उनको दिलवाया। क्या आप उससे बात से सहमत? जब हमारी सेंटर में सरकार थी तो हमने भी ओबीसी के लिए बहुत काम किया है। तो आज उनकी सेंटर में सरकार है तो आज वो बोल रहे हैं कि हमने काम किया है। हमने भी पहले बहुत काम किया है, 70 साल का हमारी सरकार रही है तो हमने काफ़ी काम किया है, इतनी जगह बनाई है हमने। वो तो सिर्फ नाम ही चेंज करे जा रहे हैं हर चीज़ के, ये तो आप देखिएगा ना। तो अभी तो हमारी सरकार है नहीं, फिर भी हम जितना भी विपक्ष में होकर काम कर रहे हैं ओबीसी के लिए, काफ़ी कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा भी की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अभी बोला भी है हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता हैं, कि ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला है, इस पूरे देश में सबको पता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बात कर रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पहले आपका जनाधार था ओबीसी पे, हर वर्ग पे आपका था, और फिर यूपी में हमने देखा कि बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स में वो आपसे छिन गया, वो मतलब जो एक वोट बैंक था। तो आपको लगता है कि आगे की तैयारियों में, और अभी इलेक्शन भी है 4 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में, आपको जो ओबीसी जो आपसे छनक गया था, जो निकल गया था वोट, वो वापस आएगा? ओबीसी हमारे पास वापस आ रहा है और हमारी सारे स्टेट में हमारी सरकार आएगी, 5 के 5 स्टेट में। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के आपने असेंबली की बात की, क्या आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द होनी चाहिए? और असेंबली के चुनाव होने चाहिए और वो बंद नहीं होने चाहिए। असेंबली बहुत ज़रूरी है होना। असेंबली हुई, काउंसलर का चुनाव हुआ, ये कनेक्टिविटी होती है जनता से घर घर की। लोकसभा का चुनाव बड़े लेवल पे होता है, उसमें तो नेता को जान भी नहीं पाते कि कौन लड़ रहा है, ना मिल पाते, उसमें सिर्फ सिंबल का चुनाव होता है। ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो यही निवेदन है सेंट्रल की सरकार से जो आज की डेट में है, कि असेंबली इलेक्शन जरूर होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। बीजेपी ये दावा कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, ज़बरदस्त हो रही है। आप उससे सहमत? प्रगति तो पहले भी थी, हमने भी काफ़ी काम किए हैं। अब ये तो है नहीं कि 2 बार के टर्न में सारे काम हो गए। सरकार हमारी थी कांग्रेस की, बहुत काम किया, रोड बनाई है, ये सब बनाया, पूरा देश हमारी सरकार ने बनाया। आपको भी पता है, सब लोगों को पता है ये बात, कोई बात छिप नहीं सकती। हर चीज़ का नाम चेंज कर रहे हैं वो बार बार, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जम्मू कश्मीर में जो ओबीसी हैं या बाकी जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्यधारा में वापस लाने के लिए क्या कोई आप एक कैंपेन यहाँ शुरू? अभी मेरा ये फर्स्ट दौरा है, तो अभी तो मैंने इनको लेटर देने में आया था, कार्यवाहक चेयरमैन बनाया ओबीसी का। अब मैं दोबारा दौरे पे आऊँगा, फिर लंबा दौरा होगा मेरा। अभी ये जिलाध्यक्ष वगैरह बना लेंगे पूरे 21 जिलों के, तो फिर हम काम करेंगे। अभी तो मेरी फर्स्ट विजिट है, ओनली कॉन्फ्रेंस के लिए आया था इनका लेटर देने। एक लास्ट में पूछूंगा, जब अभी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 33% आरक्षण देने का महिलाओं को, उसमें उसके बाद कांग्रेस ने और राहुल जी ने भी कहा कि ओबीसी को भी उसमें, और बहुत सारी पार्टी जिसमें मुलायम ये अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी हैं। क्या आप उससे सहमत? हाँ सहमत है, सभी को मिलना चाहिए ना, एक समान होनी चाहिए ना कोई भी चीज़ हो सबके लिए। जनता तो सब एक समान है ना हमारे देश की, तो ओबीसी को या किसी भी वर्ग को क्यों छोड़ा गया? सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शन होंगे, म्यूनिसिपल पोल्स जब भी होंगे, तो क्या ओबीसी को कांग्रेस पूरा आरक्षण, मतलब उसको उनको रिजर्वेशन देगी या पूरा एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन देगी? क्योंकि ऐसा है कि अभी जो स्ट्रक्चर बना था उस पर एसटी कम्युनिटी की कुछ नाराजगी थी, एसटी कम्युनिटीज में, तो आप आगे चल के ओबीसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे? असेंबली चुनाव अगर यहाँ होगा और काउंसलर चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा, तो ओबीसी के हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारेंगे, पूरा निवेदन करेंगे अपने हाईकमान से।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर धीरज गुप्ता हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर देसाई ये दावा कर रहे हैं कि जो ओबीसी का जो इश्यूज हैं वो कांग्रेस ने ही हमेशा उठाया और उनके मसले और मसाइल को हल किया है और आगे चल के भी ये इसी चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। और जब भी इलेक्शन यहाँ पे होते हैं तो ओबीसी को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले सरकार में या इलेक्शन में उन पोल्स में, उसके लिए भी ये काम करते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजराइल हमास को लेकर करारदाद हुई। करारदाद के हक में 120 जबकि खिलाफ में 14 वोट पड़े। रायशुमारी में 45 मुल्कों ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने करारदाद पर दहशतगर्दी की मजम्मत की। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जीरो टॉलरेंस अख्तियार करने की बात कही। हिंदुस्तान ने गजा की हालत पर तशवीश का इजहार किया और कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत करने की बात कही। In a world where differences and disputes should be resolved by dialogue, this august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India too has contributed to this effort. दुनिया इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हल के लिए आलमी इदारों की तरफ देख रही है। हलाकतों और तबाहकारियों के बीच मसले के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की बात कही जा रही है। इस बीच लद्दाख में फिलिस्तीन और गजा की हिमायत में अवाम ने यगानगत का इजहार किया। 11 गांव के लोगों ने जामा मस्जिद से एसडीएम हेडक्वार्टर तक मार्च किया। तो आज इस खबर को लेकर काफी एहतजाज किया गया, लेकिन ये एहतजाज एक तरह से पुरअमन था, जिसमें 11 गांव के लोगों ने भी इसमें शिरकत की और पीस की बात की। उधर लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप के म्यूनिसिपल कमेटी के इश्तराक से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद कचरे को कम से कम करने के हवाले से बेदारी लाना था। konlak indo ata boot indo ata itos bottle mangpo indo ene tenna chokla ata juni na lady ki support ka initially ngai chi jo spin itos compartment na jo spin yal kawe na kirtanang te chane merchant association sirf merchant association ne mane ata ika mi mazom ngai khongol na khago tang spin kazu ga izuk chen chezana te chane ata ministry direction jiktan ski time limit chunji na yok sarik itos center start chose yal कुले आता इज सेंटर दक्सा यो फुल फ्लेज रुपतो ngata mi gun latio hago tong ngata khampa chalak walak ya ngata kimsa mante tio as a resource each jaga guni ka khunches shkodale pekindo ngata amul taze ngata packet ya mane ngata each चीज जन मिनरल वाटर बॉटल पेट बॉटल दरते each chalak mabbe gudna te gun khata ngata वेस्ट कलेक्शन गडी kimse गडी ngano ngata तेवेना मसाला इचोक जगह का क्योंस क्योंदाल इचोक जगह का क्योंस ते इना ngata वेट का नापाई चोसपा एनेंगाई एमसी चोकने तेवे छाबो ngata दक्सा ची चोस ngai पागिरे थ्रू इन्ना चोक चला ngata काजुक ngata टेक्सटाइल फैब्रिक वेस्ट या पेपर इंडो तेना चोक जैसे कि चिची की खिमसा चोस फांस इंडो यानी
त्यांना चलक उनला तूसते त्यांना रीयूज చూస్తే आता चीजों चलक मिंडा तूसते यानी आता इंसेंटिव इतोरिका वेट नापाई तूसते मी उनला ओ देऊंगा रिटर्न इन आता। कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संजीव वर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने जिले में अवामी शिकायत और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए एक अवामी दरबार की सदारत की। इस दरबार में कई अहम इदारों के सरबराहान ने शिरकत की और कई ओहदेदार मौजूद रहे। समाजी अवामी दरबार में कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की। उधमपुर जिले के मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। तकरीब के दौरान अवाम ने अपने मुतालबात और शिकायत को जल्द निपटाने के लिए कमिश्नर सेक्रेटरी के सामने अपने मसाइल पेश किए। संजीव वर्मा ने कहा कि उधमपुर जिला तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने एहतिसाब और शफाफियत के साथ अवामी खिदमात की फराहमी पर जोर दिया। आम लोगों की तरफ से उठाई गई शिकायत का नोटिस लेते हुए संजीव वर्मा ने कहा कि तमाम शिकायत को मुतल्लिका हलकों के साथ बरवक्त और जल्द कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा। एग्रीकल्चर में आप सब इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि चिनैनी और स्पेल्ट ने आईसेनी दशकों से लीड लेके एक एग्जाम्पल सेट किया है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में जो HADP स्कीम लॉन्च की गई है उसके तहत जैसे सेरिकल्चर को मशरूम को ऑर्गेनिक यहाँ की कलाड़ी है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से शुरू की गई हैं और उनको लिंक किया गया जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। 13 बटालियन SSB दिगनिबल की जानिब से कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। SSB दाखिली सलामती के अपने बुनियादी फ़राइज़ के अंजामदही के अलावा मकामी आबादी की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रहा है। इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद के सिलसिले में जिला गांदरबल में 13 SSB दिगनिबल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, भर्ती से कब्ल बेदारी प्रोग्राम और MCA एंड VCA प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब में कमांडेंट 10 बटालियन, पंचायत राज इदारे के अराकीन के अलावा मकामी आबादी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए इस बुलेटिन में